हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पर आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हम जो है मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी शिक्षक भर्ती में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, चाहे यूपीटेट हो, यूपीटेट में पूछा जाएगा। और शिक्षक जैसे हम कहें सीटेट में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, यूपीटेट में कई क्वेश्चन आता है, और जो हमारा सुपर टेट है वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जो है पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हम बुद्धि टॉपिक से आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। बुद्धि हम पढ़ेंगे, बुद्धि टॉपिक है हमारा टॉपिक है बुद्धि। हम बुद्धि के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है या कैसे होती है। तो जो बुद्धि है वह बुद्धि शब्द जो है, बुद्धि ये जो हमने शब्द लिखा है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन थे। कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। उनकी एक पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस। उनकी एक पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस। तो इन्होंने प्रथम बार बुद्धि शब्द का प्रयोग इसी में किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में बुद्धि शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। अब हम बुद्धि के बारे में जानते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रथम बार प्रयोग बुद्धि शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने कब किया था? तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में किया। हेरिडेटरी जीनियस में किया। हेरिडेटरी जीनियस में किया। हम समझने का प्रयास करते हैं बुद्धि क्या है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का किसने प्रयोग किया? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। यह क्वेश्चन बना है यूपीटेट में। बुद्धि शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1885 में। कब किया? 1885 में। किस पुस्तक में किया? इनकी कौन सी पुस्तक थी? हेरिडेटरी जीनियस। जो एक एग्जाम जो है पेपर लीक के कारण निरस्त हुआ था, उसमें इस पुस्तक के बारे में पूछा था, हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है। तो हेरिडेटरी जीनियस जो है वह फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है। यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। यह क्वेश्चन हेरिडेटरी जीनियस जो पुस्तक है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बुद्धि क्या है इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का जो मत है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में बुद्धि जो है अनुवांशिकता होता है, अर्थात बुद्धि के विशेषताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और आगे हम देखते हैं बुद्धि क्या है, इसके बारे में विद्वानों में मत एक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या चीज है या कोई विद्वान अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में बहुत से विद्वान को अनेक मत हैं। जैसे किसी ने कहा है बुद्ध अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जैसे टर्नर।
किसी ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, जैसे कि वुडवर्थ। ऐसे अनेक विद्वान हैं जो विभिन्न प्रकार के अपने मत प्रकट किए हैं बुद्धि क्या है, लेकिन बुद्धि के बारे में कोई कंफर्म किसी की परिभाषा नहीं है। अब हम देखने का प्रयास करें बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। बुद्धि की तुलना बिजली से की जाती है। जैसा कि बुद्धि क्या है इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक हैं सही में एक मत नहीं है। कोई बुद्धि की तुलना बिजली से कर रहा है तो कोई कह रहा है बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात जो चीज हम देख नहीं सकते और उसका चिंतन करते हैं वही बुद्धि है। अमूर्त का मतलब होता है जो हम न देखें, अर्थात हमारी आंखों के सामने ना हो फिर भी हम उसका अनुभव करें, वही क्या है, बुद्धि है। तो जैसा कि टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अर्थात जो हमारे सामने नहीं है उसका भी हम चिंतन करते हैं वही बुद्धि है। फिर आगे देखते हैं बुद्धि की तुलना बिजली से की जाती है। बुद्धि की तुलना जो है बिजली से की जाती है। जैसे ताप, दाब, प्रकाश आदि। जैसे जिस प्रकार ताप, दाब, प्रकाश के कार्यों को पहचानते हैं। जिस प्रकार ताप विद्युत प्रकाश के कार्यों को पहचानते हैं। इसने क्या कहा है, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि की तुलना बिजली से की जाती है। जिस प्रकार विद्युत के ताप प्रकाश के कार्यों को पहचानते हैं उसी तरह बुद्धि है। अब हम आगे कुछ मनोवैज्ञानिक के मत हैं, कई मत मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, हम सबके मत को जानने का प्रयास करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या मत दिया है हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कथन, हम देखकर जो है कथन हम देखते हैं टर्मन के अनुसार। पहला कथन है कथन, तो पहला लिखेंगे टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। जो हम जब से शुरू किया आज पढ़ाने को 3 बार यह परिभाषा बता चुके, क्योंकि यह परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो टर्मन का कथन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। हमने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात जो दिखाई ना दे और फिर भी हम उसका चिंतन करें वही बुद्धि है। बुद्धि 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बताई गई है। अभी हम सबके बारे में एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा वुडवर्थ का कथन है, हम दूसरे कथन की ओर आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। अब हम आगे देखते हैं वुडवर्थ का कथन। किसका, वुडवर्थ का कथन। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में क्या बताया है,
वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गार्टन थे, जैसे हमने फ्रांसिस गार्टन के बारे में बताया, बुद्ध शब्द को प्रथम बार प्रयोग किया था। उन्होंने कहा बुद्ध पहचानने की योग्यता तथा कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि कार्य करने की बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है। बुद्धि कार्य करने की क्या है? विधि है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब हम आगे देखते हैं किसका है? गार्टन का कथन। गार्टन के अनुसार, गार्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने की योग्यता तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? तो उन्होंने बताया बुद्धि पहचानने की योग्यता, बुद्धि पहचानने की योग्यता व कार्य करने की शक्ति है। पहचानने की योग्यता व कार्य करने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि पहचानने की योग्यता तथा कार्य करने की शक्ति है। या किसने कहा? या गार्टन ने कहा। जैसे कि गार्टन ने, हमने पहले बताया कि 1885 में अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में बुद्धि शब्द का प्रथम बार प्रयोग भी गार्टन के द्वारा ही किया गया था। हम आगे देखते हैं बकिंघम के अनुसार। बकिंघम के अनुसार बकिंघम ने क्या कहा है? तो बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की शक्ति है। बुद्धि सीखने की शक्ति है। जितनी हम इन कथन को लिखवा रहे हैं, परिभाषा लिखवा रहे हैं, यहाँ से यूपी टेट और सीटेट में लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन आएगा ही, चाहे जहां से पूछे। अगर जिसका यह तैयार हो गया, एक क्वेश्चन उसका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। अब हम अपना अगला देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है गति अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। गति अनुभवों से, अर्थात जो हमारे अनुभव हैं उन्हीं से, अनुभव के द्वारा हम जो लाभ उठाते हैं उसी को बुद्धि कहते हैं। थॉर्नडाइक की परिभाषा थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है। टर्मन की ज्यादा, जो हमसे सबसे पहले बताया था, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक की इंपॉर्टेंट है और गार्टन की भी इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक की हमने जैसे कहा, तो गति अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। गति अनुभवों से गत अनुभव, गत लिख देते हैं, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता जो है, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। गति अनुभवों से जो लाभ उठाने की योग्यता है वही बुद्धि है। जैसा कि बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा कि जो गति अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है वही क्या है? वही बुद्धि। अब हम रास के अनुसार एक परिभाषा देखते हैं।
ह्रास के अनुसार, एक मिनट, ह्रास के अनुसार देखते हैं अगली परिभाषा क्या है ह्रास की, या भी काफी। हम ह्रास के अनुसार देखेंगे। ह्रास के अनुसार क्या है? ह्रास के अनुसार, ह्रास के अनुसार, ह्रास के अनुसार। हम ह्रास के बारे में जानने का प्रयास करें। ह्रास ने क्या कहा है? ह्रास का है नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, यह परिभाषा भी अच्छी है ह्रास की भी। जैसा इन्होंने कहा है नवीन परिस्थितियों में, अर्थात जो नई परिस्थितियां, अर्थात अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ अभी ठंडी जा रही, गर्मी आ रही है, तो हम जिस प्रकार से खुद को ठंडी में सर्वाइव किए, अर्थात जिस प्रकार से अपने आप को ठंडी में हम ढालें, उसी तरह से गर्मी में भी ढाल लें। जिस तरह से हम ठंडी में अपने आप को ढालें, उसी तरह गर्मी में भी ढाल लें, यही अनुकूलन है। अर्थात एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहते हैं। एक परिस्थिति का, जैसे हम मानते हैं कि हमारे यहाँ ठंडी गर्मी सब होता है, और जब हम विषुवत रेखा के पास जाएंगे तो वहाँ हमेशा जो है गर्मी होती है। तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हम भी जाकर विषुवत रेखीय जो प्रदेश है हमेशा गर्मी हो रही है, वहाँ पर भी रह सकें, अर्थात वहाँ के वातावरण के साथ सामंजस्य जो है स्थापित कर लें, वही क्या है? अनुकूलन है। तो एक नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। अर्थात एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में हम जाएं और वहाँ पर उसके साथ, उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें, वही क्या है? परिस्थितियों में अनुकूलन, उसी को बोलते हैं बुद्धि है। अब हम अगले देखते हैं बर्ट के अनुसार। बर्ट के अनुसार, बर्ट के अनुसार हम देखते हैं बर्ट के अनुसार। तो बर्ट ने क्या कहा है? बर्ट ने कहा है बुद्धि अच्छी तरह समझने, तर्क करने और चिंतन करने की योग्यता है। बर्ट ने कहा है बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने या समझने या तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि अच्छी तरह समझने, तर्क करने, बुद्धि अच्छी तरह समझने, तर्क करने, व निर्णय करने की योग्यता है, अब हम बुद्धि की विशेषता के बारे में जानते हैं। बुद्धि की विशेष, इन्होंने कहा बुद्धि क्या है? तो बर्ट के बारे में जब पूछा गया कि बर्ट महोदय बताइए आप बुद्धि क्या है, तो बर्ट ने बताया कि बुद्धि क्या है? बुद्धि अच्छी तरह से जो है किसी बात को समझने, उस पर चिंतन करने, तर्क करने आदि की योग्यता है। और सही भी है कि बुद्धि वही है, कहा जाता है कि जिसके अंदर जितनी अच्छी बुद्धि होती है वह उतना ही तर्क कर सकता है, बातों को समझ कर सकता है और किसी की कही हुई बात का उतनी जल्दी जवाब दे सकता है। अब हम बुद्धि की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। जानने के बाद बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। अब हम देखेंगे बुद्धि की विशेषताओं के बारे में, हम देखने का प्रयास करते हैं। बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में अब हम आगे देखते हैं।
अब हम जैसा कि बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बुद्धि की विशेषताएं, तो हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जैसी होती है, हमने कहा बुद्धि जो होती है वह जन्मजात होती है, अर्थात बुद्धि जो होती है जन्म से ही बालक लेकर अपने साथ आता है। शिशु जो होता है वह बुद्धि को अपने साथ ही लेकर आता है। बुद्धि जन्मजात होती है। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, बुद्धि जन्मजात होती है। अब अगला पॉइंट हमारा है बुद्धि पर वंशानुक्रम। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जो होती है, एक तो बुद्धि जन्मजात होती है और दूसरे हमने कहा बुद्धि जो होती है उस पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा वंशानुक्रम, वंश अनुक्रम अर्थात जो वंश से चला आ रहा है वही है वंशानुक्रम। अर्थात जैसा कि बुद्धि, जो बालक की बुद्धि होगी उस पर लगभग हम 50% कह सकते हैं, 50% माता का और 50% पिता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम कह सकते हैं, ऐसा कन्फर्म नहीं हो सकता है। बुद्धि पर माता और पिता दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक के। यदि माता पिता अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, उनका रहन सहन अच्छा है, तो बालक भी हिष्ट पुष्ट अच्छा होगा। और जैसे कि वातावरण रखा, यदि बालक को अच्छे वातावरण में रखा जाता है, उसको स्टडी के वातावरण में रखा जाता है, इंजीनियरिंग के वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि जो होती है वह विकसित होती है। इसलिए कहा जाता है कि बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब हम अगला करेंगे, अगला पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में जब हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में पढ़ाया था, तो हमने कहा था बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है 90% शैशवावस्था में होता है, फिर 5% और बढ़कर 95% जो है बाल्यावस्था में होता है, और किशोरावस्था में लगभग जो 5% बचा रहता है 95 के बाद, वह किशोरावस्था में आकर पूरा हो जाता है। तो बुद्धि का जो है जितना भी विकास होना रहता है संपूर्ण अर्थात परिपक्व चरम सीमा पर अपने किशोरावस्था में आ जाती है, और बुद्धि का सर्वाधिक विकास जो होता है वह किशोरावस्था में आकर पूर्ण हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बाद जैसा कि अभी हमने बताया भी है, अभी हमने नेक्स्ट पॉइंट में बताया भी था, अगला पॉइंट हम लिखते हैं, 4 नंबर पॉइंट हम लिखते हैं, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि जो है, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारे समाज में कुछ कुप्रथाएं ऐसी प्रचलित हैं, जैसे कहा जाता है लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं और लड़के ज्यादा, जबकि ये सरासर गलत है, अर्थात पूरा गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे जब सीटेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें जब CDP हम देखते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन,
CDP को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट से भी जब वो क्वेश्चन बनाता है कथन निष्कर्ष का तो उसमें पूछ लेता है ऐसा, लेकिन वहां पर जो है रूढ़वादिता होती है, लिंग रूढ़वादिता वहां पर जाएगा। तो सीटेट में लगभग कई क्वेश्चन बनाता है, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन लगभग लिंग रूढ़वादिता से सीटेट में जरूर आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जानेंगे। बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने जान लिया। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे, बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। जैसा कि हम 5 नंबर पॉइंट जानेंगे, बुद्धि क्या है, बुद्धिगत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। या बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि पूर्व अनुभव से, बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि जो है वह पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। और आगे पॉइंट देखते हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता रहता है 16 वर्ष से 18 वर्ष तक अपनी जैसे बुद्धि एक न होकर अनेक इकाइयों से बनी है। जैसा कि थ्रस्टन थे, उन्होंने 6 प्रकार की बुद्धि बताया था, और ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं आज विभिन्न प्रकार की बुद्धि बताए हैं। बुद्धि एक न होकर, बुद्धि एक न होकर, बुद्धि एक न होकर अनेक इकाइयों से बनी है, अनेक इकाइयों से बनी है, अनेक इकाइयों से बनी है। बुद्धि जो है वह एक ना होकर बल्कि अनेक इकाइयों से बनी होती है। बुद्धि जो होती है वह एक ना होकर बल्कि अनेक इकाइयों से जो है वह बनी होती है। अब हम बुद्धि के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि के बारे में बताया, जैसे कि थार्नडाइक थे, मूर्त सामाजिक 3 प्रकार बुद्धि बताए थे। ऐसे ही और मनोवैज्ञानिक थे, थ्रस्टन है, अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं आगे, बुद्धि के प्रकार को, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। हम अगला जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। अब हम सर्वप्रथम थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। थार्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताया है और गैरिट ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। थार्नडाइक और गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है। हम सर्वप्रथम इन्हीं के बारे में जानेंगे, थार्नडाइक के अनुसार या गैरिट के अनुसार, दोनों को लिख देते हैं। थार्नडाइक या फिर गैरिट, थार्नडाइक या फिर गैरिट के अनुसार, गैरिट के अनुसार दोनों लोगों ने एक ही प्रकार के बताया है, इसलिए हम अलग ना लिखकर एक ही में लिखवा दे रहे हैं। दोनों लोगों ने एक ही तरीके से बताया है, इसलिए हम दोनों को अलग ना लिखकर एक ही में थार्नडाइक या गैरिट का लिखवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया, कौन कौन सी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब टर्मन का हमारे सामने कथन आया था तो हमने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसने कहा था? टर्मन। तो हमने बताया था अमूर्त क्या होता है, जो ना देखा जाए, बिना देखे हुए, अर्थात अब हम देखने का प्रयास करते हैं एक एक करके तीनों बुद्धि। तो पहला हम देखेंगे मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि के बारे में हम पहला
जानने का प्रयास करते हैं। तो मूर्त या यांत्रिक, जैसे मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जो देख कर किया जाए, और उसी को यांत्रिक कहते हैं। यांत्रिक का मतलब जो यंत्रों से रिलेटेड हो। जो मूर्त का मतलब होता है जो देख कर किया जाए, और यांत्रिक का मतलब होता है जो यंत्रों मशीनों आदि से रिलेटेड हो। तो यह दोनों एक ही है, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि एक ही को बोलते हैं। तो मूर्त का मतलब जो देख कर किया जाए, और यांत्रिक का मतलब जो मशीनों यंत्रों आदि से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि जिसका संबंध इंजीनियर से होता है, कारीगर से होता है, मैकेनिक से होता है, आज जो भी देखकर काम करते हैं, कोई भी मैकेनिक हो जो भी कार्य देखकर करता है, उसे क्या बोलते हैं, मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जैसे हम देखने का प्रयास करते हैं आगे। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध यंत्रों मशीनों से होता है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध यंत्रों मशीनों आदि से होता है। यंत्रों मशीनों आदि से होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कारीगर हुए, इंजीनियर हुए, मैकेनिक हुए, ऐसे व्यक्ति होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, उदाहरण में डालकर लिखते हैं, उदाहरण में हम लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक या जो औद्योगिक कार्यकर्ता होते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता इसी में आएंगे। जो मूर्त या यांत्रिक बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध होता है यंत्रों मशीनों आदि से होता है, जो कार्य देख कर किया जाता है। मूर्त का मतलब ही देखना होता है, जो देख कर किया जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति कारीगर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे कारीगर होंगे, अच्छे उद्योगपति होंगे, आदि लोग इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब हम देखेंगे अमूर्त बुद्धि। दूसरा हमारा है अमूर्त बुद्धि। अब हम अमूर्त बुद्धि के बारे में जानेंगे। अमूर्त बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि का जवाब पठनीय किताबों से होता है। इस प्रकार की ये बुद्धि अमूर्त बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो अमूर्त बुद्धि जो होती है, इस प्रकार की बुद्धि का जो अर्थ होता है वह पुस्तकीय ज्ञान से लिया जाता है। अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए, अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए, अर्थात मन में ही कल्पना करना। जैसे हमने अभी अमूर्त चिंतन की योग्यता में बताया था कि मन में ही कल्पना करना, बिना देखे किसी चीज की कल्पना करना, वह अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए। ऐसी बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ये ज्ञान से होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, अब हम उदाहरण में लिखते हैं।
उदाहरण में हम लिखेंगे जो अधिक पढ़े लिखे लोग होंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे और जो लोग तुरंत अपनी बातों से नई बात का निर्माण कर सकते हैं, या चिंतन जिनका तेज होगा, तर्क जिनका तेज होगा, नए नए विचार आएंगे, ऐसे लोग जो है अमूर्त बुद्धि में आएंगे। जैसे हम कहें कि अधिक पढ़ा हुआ कौन होता है? डॉक्टर होता है, वकील होता है, उसके बाद में डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, लेखक हो गया, कवि हो गया, ऐसे लोग जो होते हैं नए नए वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा वकील, यहाँ देखते हैं वकील, डॉक्टर, वकील, डॉक्टर, कवि हो गया, कवि कविता को नए नए शब्दों के माध्यम से लिखता है, चित्रकार, साहित्यकार, कवि, चित्रकार, साहित्यकार, साहित्यकार हो गया, आदि सभी इस प्रकार की बुद्धि में आते हैं। अब हमारा अगला है सामाजिक बुद्धि। अब हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि के बारे में, जो थार्नडाइक और गाइड के अनुसार तीनों है। अब हम अगला 3 नंबर है सामाजिक बुद्धि के बारे में अब हम सामाजिक बुद्धि, हमारा तीसरा नंबर है सामाजिक बुद्धि। नंबर 3 हमारा है, नंबर 3 है इसी में सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि हमारा तीसरा इसी में सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध ऐसे लोगों से होता है जो सामाजिक होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, अर्थात जो लोग समाज से ज्यादा संबंध रखते हैं, समाज से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे लोगों का जो संबंध होता है सामाजिक बुद्धि से होता है। सामाजिक बुद्धि के बारे में हम देखते हैं, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध जो होता है, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। कार्यों से होता है इस प्रकार की बुद्धि का संबंध जो है सामाजिक कार्यों से होता है। जो लोग समाज के प्रति अधिक संवेदनशील रहते हैं। जैसे हम कहें, उदाहरण में लिखते हैं, उदाहरण में हम लिखें इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे सामाजिक बुद्धि में हमने कहा नेता, हमने कहा इसमें नेता हो गया, प्रधान हो गया, गांव का प्रधान जो था मुखिया कहते हैं, विधायक हो गया, विधायक, मंत्री हो गया, आदि सभी का संबंध जो होता है वह सामाजिक कार्य से होता है। इसमें व्यवसायी आदि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। अब हम अगला देखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अब हम उनके बारे में, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। हम अगला देखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा वंशानुक्रम हो गया हमारा। दूसरा हमारा हो गया वातावरण, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया। हमारा तीसरा हो गया लिंग, तो बुद्धि को प्रभावित करता है नहीं। हमारा हो गया पोषण, अर्थात
खाना, पोषण, जैसे हमने कहा वंशज क्रम, इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि वंशज क्रम से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हमारा हो गया पोषण।